रुद्र जी, आपको क्या लगता है, देखिए जो नाम चल रहे हैं उनमें कौन आपको लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार है और उसके पीछे रीजन क्या लगते हैं? अभिलाष जी, मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ा गया छत्तीसगढ़ में, अगर इस चुनाव के दौरान ओबीसी या ये जातिगत राजनीति की चर्चा भले न हुई हो, लेकिन और ये भी नहीं हुआ हो कि बीजेपी ने अपनी ओर से किसी भी नाम पर मुहर लगा के उन्हें मैदान में नहीं उतारा, कमल छाप को ही उन्होंने हर बार, चाहे पीएम हो या गृह मंत्री हो, वो लगातार यही बात कहते रहे। उस स्थिति के बावजूद जो लगता है कि पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो ओबीसी की राजनीति चली है, उसका जवाब वो मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी। आप विधानसभा में जो कैंडिडेट की लिस्ट रही है बीजेपी की, उसे भी देखिए कि सर्वाधिक संख्या उसमें अगर सामान्य सीटों पर रही है तो वो ओबीसी के उम्मीदवार रहे। उसको देखते हुए यह लगता है कि ओबीसी का ही मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। ये फार्मूला हो सकता है कि वो कोई एक आदिवासी चेहरे को भी, चूंकि सरगुजा और बस्तर दोनों जगह भाजपा को बहुत अच्छा समर्थन मिला है, अच्छी सीटें मिली हैं, ये संभव है। और इसमें अगर ओबीसी में जो नाम समझ में आता है कि चुनाव के पहले भी 2022 में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पुराने चेहरों की जगह ले सके, उसमें उन्होंने अरुण साव का नाम सामने रखा और उन्हें जिम्मेदारी दी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो रणनीति बनाई उसे जमीन में उतारने की भूमिका जो दिखाई देती है, वो अरुण साव को उन्होंने के जरिए उन्होंने जमीन पर उतारा। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा नाम स्वाभाविक रूप से जो उप मुख्यमंत्री के रूप में भी लिया जा रहा है, ओपी चौधरी का हो सकता है, और उसे जोड़ा जा रहा है कि जो अमित शाह जी ने वहां पर जो बात कही थी, बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो इससे भी मुझे दो चीज लगती है। फिर इसके अलावे जो जैसे सुधीर जी ने जो नाम गिनाया है कि रेणुका सिंह हो सकती है अगर महिलाओं के बीच हो, और राम विचार नेताम हो सकते हैं, विष्णुदेव साय हो सकते हैं। तो ये नामों को अगर क्षेत्रीय बैलेंस करने की जरूरत पड़ी तो बस्तर से भी कोई चेहरा सामने आ सकता है, जिसमें केदार कश्यप भी हो सकते हैं। ये ऐसे नाम हैं और इन दोनों ही जो समुदाय है उनके बीच से भाजपा कोई ना कोई नाम तय करेगी। और सुधीर जी की एक बात को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर स्थितियां जैसी हमेशा रही हैं कि गुजरात में, हरियाणा में या झारखंड में भाजपा जिस तरह से पहली बार विधायक बने हुए नेता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती रही है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोई नाम सामने लाके वो चौंका दे तो हैरत की बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, रामावतार तिवारी जी, आप बताइए सर, क्या लगता है कौन टॉप 3 कंटेंडेंट है जो लग रहा है कि इस बार दौड़ में बहुत आगे और रीजन क्या है उनके? मुख्यमंत्री बनाना छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए इस समय बड़ी चुनौती है। वो चुनौती इसलिए भी है कि सारे वरिष्ठ नेता जो है चुनाव जीत कर आ गए हैं जी। सारे सांसद, बड़े सांसद, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ विधायक चुनाव जीतकर आ गए हैं। तो ऐसे में वो क्या प्रयोग कर रही है, अभी क्या सोच रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण रखते हुए प्लानिंग तैयार की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नया नेतृत्व देने की जो बात चल रही है, पुराने लोगों को टिकट नहीं देना है, नए लोगों को टिकट देना, ये प्रयोग थोड़े तौर पर की गई, व्यापक तौर पर करने की चर्चा थी मगर नहीं हो पाई, थोड़े रूप में की गई। तो अब क्या पहली बार जीत के आए ओपी चौधरी को क्या मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ऐसे बनाएंगे तो जो कलेक्टर उनके अंडर में काम किए, बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम के अंडर में जो लोग काम किए कलेक्टर, क्या वो मुख्यमंत्री बनके समकक्ष होंगे? ऐसा प्रयोग असुविधाजनक तो नहीं होगा अगर उनको बनाएंगे तो, पहला सवाल। दूसरा ये कि आदिवासी जो है, अगर देश भर में आप भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देखेंगे तो आदिवासी वर्ग के नहीं हैं, और देश भर में लोकसभा चुनाव में बड़े वर्ग में जाना है तो आदिवासी को संकेत देने के लिए, और छत्तीसगढ़ में अपार बहुमत मिला है
तो उस हिसाब से आदिवासी दे सकते हैं। बेहद अनुभवी विष्णु साय हैं, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, रामविचार नेताम है, बहुत तेज तर्रार नेता हैं, आदिवासियों के बीच में हैं। दूसरी तरफ रमन सिंह जो है दीर्घ अनुभव, प्रशासनिक और जो पार्टी के भीतर के जो अंदरूनी खींचतान या असंतुलन की स्थिति, उसको संतुलित करके सरकार 5 साल चला के अच्छा रिजल्ट दे के फिर से वापसी की जाए। सत्ता परिवर्तन के पे जो 15 साल उन्होंने एक तरह से चलाया, एक सफल प्रयोग किया, उस वैसी ही यहाँ पर फिर से कांग्रेस शासित गढ़ को कैसे भाजपामय बनाया जा सके, उसकी प्लानिंग, लंबी प्लानिंग लेकर सामाजिक समीकरण को शांति। आप देखिए, पहली बार छत्तीसगढ़ में 10 या 12 साहू विधायक जीत कर आए हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। तो जबकि आप 30 साल की राजनीति देखिए, 30 साल से भाजपा साहू समाज को साध रही है, साहू समाज के प्रत्याशी लगातार दे रही है, और साहू समाज पिछला चुनाव छोड़कर हर चुनाव में भाजपा के सफलता का एक बड़ा जो कारण रहता है उसमें साहू समाज के साथ होने का भी रहता है। तो क्या ऐसी स्थिति में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेज तर्रार हैं, और सांसद से उनको विधायक चुनाव लड़ाया गया, इसके कारण हो सकते हैं। इन कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है कि इनको नेतृत्व दिया जा सकता है। तो ये अलग अलग कारण हैं। उन कारणों में जैसे कि यहाँ पर बार बार ओपी चौधरी का जो नाम आ रहा है, ओपी चौधरी का प्रशासनिक अनुभव हो सकता है, परंतु क्या राजनीतिक संतुलन बैठेगा, राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री के लायक हैं कि नहीं है, कैसे समन्वय होगा। डिप्टी सीएम की चर्चा बड़ा तेज है, वो इसलिए है कि सामाजिक संतुलन, वरिष्ठता के आधार पर बना सकते हैं क्या, ये अलग अलग चीजों पर अभी चर्चा के बाद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करना है। बिल्कुल। तो क्या गुजरात की तरफ फार्मूला कुछ नया ला सकते हैं कि आप पुराने पेटेंट नेताओं को ये क्रम देकर सरकार चलाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे जो घोषणा पत्र है वो पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। उसमें केंद्र सरकार से राशि ले पाए, लोगों को डिलीवर कर पाए, ये बड़ी चुनौती इस समय रहेगी। ठीक है, मैं वापस आता हूं सुधीर जी आपके पास। सुधीर जी, एक बड़ा सवाल यह है, क्या डॉक्टर रमन सिंह रिपीट हो सकते हैं? कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लगती है? देखिए, अनुभवी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट अब जुड़ चुके हैं। एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि जितनी करारी हार बीजेपी को उनकी लास्ट टर्म में मिली थी, वो उससे शायद बीजेपी दोबारा उसके आसपास भी भटकना ना चाहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, डॉक्टर रमन सिंह की दोबारा ताजपोशी हो या चौथी बार जो ताजपोशी हो सकती है, उसकी संभावनाएं कितनी प्रबल हैं? जी बोलिए सर। हाँ, मुझे लगता है, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, तिवारी जी भी इस चीज को कह रहे थे कि अगले 3 महीने की तैयारी करना है भाजपा को। पहले तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने भरोसा किया भाजपा के वायदे और उसको डिलीवर करना जी है, इन 3 महीनों में उनको क्रियान्वयन करे। तो मुझे ये लगता है कि वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वरिष्ठता के आधार पर रमन सिंह जी को मौका दे, या फिर उनके साथ किसी नए चेहरे को देंगे कि तब तक आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझे, और जब तक व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक रमन सिंह जी संभालेंगे। तब हो सकता है, ये कह सकते हैं कि एकदम से छत्तीसगढ़ में चेहरे बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। जो जितने भी हम वरिष्ठ लोगों के नाम ले रहे हैं, चाहे रेणुका सिंह जी हो, चाहे रामविचार नेताम जी हो, या दूसरे वरिष्ठ चेहरे हैं, उनको लेकर के कुछ न कुछ विवाद पुराने कार्यकाल में जुड़ा रहा। इस वजह से भी जैसे रेणुका सिंह जी को एक बार मंत्री पद से हटना भी पड़ा, रामविचार नेताम जी को भी काफी समय तक नाराजगी संगठन और उसकी झेलने पड़ी थी जी। तो ये कुछ विवाद है जिसकी वजह से ये लगता है कि वो एक वरिष्ठ और एक नए चेहरे का तालमेल मुख्यमंत्री और बना के कर सकती है। अरुण साव जी और रमन सिंह 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको दोनों को अगर साथ लेके चला जाए तो दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं, या फिर किसी युवा चेहरे के साथ उनको जोड़ा जाए।
तब भी ये चीज संभव हो पाएगी भाजपा के साथ। तो रमन सिंह को लेकर के संभावना मुझे नहीं लगता कि आपको तक कम हो पाएगी। जो भी समीकरण बनेंगे कहीं न कहीं जाकर के रमन सिंह जी के पास तक पहुंचता है। चाहे लोगों को साथ बैठाने की बात हो, उत्तर से लेकर दक्षिण क्षेत्र तक तालमेल बनाने की बात हो, पुराने प्रशासनिक अनुभव हो ना, अगर हम उनके लास्ट ईयर के कार्यकाल को अगर हम हटा दें 2013 से 2018 तक का, तो 2003 से लेकर के 2013 तक की जो रमन सरकार की छवि थी वो काफी अच्छी रही, और जो लास्ट समय का कार्यकाल था उनका उसी को लेकर के काफी विवाद रहा। 2018 में जो एक तरफा हार हुई, इसके जिम्मेदार रमन सिंह की ब्यूरोक्रेसी या रमन सिंह जी के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी हावी होने को लेकर के रहेगी। बस इस आरोप के अलावा और कोई ज्यादा आरोप नहीं लग पाए थे। तो मुझे लगता है कि रमन सिंह जी इस दौड़ से कहीं भी पीछे नहीं है। उनके ऊपर निरंतर चर्चा होती रहेगी, आखिरी तक चर्चा होती रहेगी, या तो उनकी सहमति से या उनकी उपस्थिति से, या उनको इस पर जरूर पार्टी ध्यान देगी। और वैसा उन्होंने महत्व भी दिया। हम लोगों ने देखा इस चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के चयन को लेकर के सिर्फ दो चेहरे ऐसे रहे, अरुण साव जी और रमन सिंह जी, जिनका चेहरा लगातार प्रत्याशियों को, हर जिले में प्रत्याशियों को टिकट देने को लेकर के जो मंथन होता रहा, लगभग इन्हीं दोनों के बीच ही मंथन ज्यादा होता रहा, और टकराव भी इन दोनों के बीच देखने को मिला कई स्थानों पे अपने अपने क्षेत्र के। और ये जब अनुमान लगाया जा रहा था कि रमन सिंह को बिल्कुल बाहर किया जाएगा, आखिरी में रमन सिंह प्रभावी हुए और ज्यादातर टिकटें उनके सहमति या उनके सुझाव पे दिए गए। ये हम लोगों ने इस पर देखा, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से नकार देंगे रमन सिंह जी को। ठीक है। रुद्र जी, आपको क्या लगता है, डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो बने रहेंगे, या उनकी ये भी एक तरीका हो सकता है कि उनकी पसंद के किसी कैंडिडेट को आगे कर दिया जाए ताकि चेहरा भी रिपीट ना हो और वो भी ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि मेरे अलावा किसी और को बना दिया गया है? इस रास्ते पर भी जा सकते हैं क्या? जहां तक मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम है, ये इसलिए स्वाभाविक दावेदारी नजर आती है केवल राजनीतिक विश्लेषकों के लिए नहीं। आप अगर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच बात करेंगे तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के विकल्प के तौर पर स्वाभाविक रूप से डॉक्टर रमन सिंह को देखते हैं। चाहे तमाम सर्वेक्षणों में भी सबसे पहला नाम यही रहता था कि आप भूपेश बघेल को पसंद करते हैं या रमन सिंह को पसंद करते हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जो मेरा मानना है कि बीजेपी ने पहले भी लगातार, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को बदलने की बात की हो, चाहे वो उनके अन्य राज्यों में बदलाव की बात हो, या छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं हम कि चुनाव के ठीक पहले, करीब 1-1.5 साल पहले, उन्होंने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को बदला, नेता प्रतिपक्ष को बदला, और वो एक नई टीम पर भरोसा करके वो आगे बढ़े। ये अलग बात है कि ये माना जाता है कि कर्नाटक चुनाव से पहले जो लोग बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे थे, उस पे उन्होंने पुनर्विचार किया और कुछ मिक्स करके कुछ पुराने और नए लोगों, चेहरों को टिकट दी। इस स्थिति में, इस फार्मूले के हिसाब से मुझे लगता है कि नया चेहरा ही सामने आएगा, जो कोई भी चेहरा हो सकता है, जिन नामों पे अभी चर्चा चल रही है। ठीक है, रामावतार तिवारी साहब, आपको क्या लगता है, कितने % चांस रमन सिंह जी को रिपीट करने के हैं? कितने % चांस आपको लगता है कि नया चेहरा होगा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत मजबूत है और भाजपा में कुछ भी फैसले होते हैं उन फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठती कांग्रेस की तरह। अब इसमें छत्तीसगढ़ में क्या प्रयोग किया जाएगा? क्या रमन सिंह को एक सीट जीतने के लिए ही विधायक की टिकट दी गई है, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? एक विधायक नांदगांव भर जीत जाए इसलिए नहीं बनाई, या मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जो उतारा गया है जी, वो सांसदों को सिर्फ विधायक बनना है, चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है तक सीमित रखा गया, या कुछ और उनके बारे में लक्ष्य रखा गया? क्या जो साव जी हैं, सांसद के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए और सामाजिक समीकरण के तहत साहू समाज फिर से वापस आया है, बड़ी संख्या में जीत कर आया, तो वो उसको अब कैसे उनको साथ रखा जाए लोकसभा चुनाव तक? सब मामला ये आएगा कि लोकसभा चुनाव तक कैसे सबको साथ रख के 11 से 11 सीट जीता जाए।
कैसे घोषणा पत्र में जो अमल करना है उसको धरातल में उतार कर, जिस तरह मध्य प्रदेश में लगातार जीत रहे हैं, गुजरात में जीत रहे हैं, उसी तरह जीता जाए। कैसे पार्टी के संगठन और नेताओं को, जो पिछला अनुभव खराब था, जो मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल के समय एक अनुभव था कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, उस नाराजगी और कई और शिकायतों के समय कारण बुरी हाथ हुई थी। क्या वैसी स्थिति ना हो फिर से? उन स्थितियों को संभालने के लिए बहुत समय लगा बड़े नेताओं को, तो वैसी स्थिति ना हो। कई ऐसी बातें जो बारीकी से, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सोचा जाएगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग के हैं। तो इन बातों को अलग अलग तरीके से समीकरणों के तहत जाते हुए देखते हुए पार्टी अपना फैसला लेगी कि कौन सही तरीके से उनके लिए खरे उतर सकते हैं। और कल के हिसाब से, आगामी 1-2 महीने के हिसाब से नहीं, कि और सरकार इस कांग्रेस के गढ़ को जिस तरह से फिर से साधा गया है, इसको लंबे समय से साध पाए। और सामने में भूपेश बघेल जैसा तेज तर्रार नेता है जी, जो उससे लड़ाई लड़ पाया, उनके मुद्दों की बात, उसके विषयों की बात को कैसे घेर कर वहां पर एक स्थायी तरीके से भाजपा को मजबूत किया जाए। जी। एक कई प्रकार के चीजें सोचा गया। आज ही सारे नेता लोग विचार विमर्श किए हैं जी, और उसके बाद वो दिल्ली चले गए हैं, विधायकों से राय ली गई है। ठीक है। जिन्होंने पिछले 3 महीने 6 महीने तक छत्तीसगढ़ में जगह जगह घूमा और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं वो लोग। वो लोग अब दिल्ली में जाकर अपनी राय बताएंगे ऊपर। ठीक है, बस मैं बहुत कम समय है सर, चूंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं आपसे 1, 2, 3 टॉप आपसे पूछूं कि कौन आपकी लगता है आपको कि विकल्प हो सकते हैं, तो बस 3 नाम 1, 2, 3 करके आप बता दें, क्योंकि समय कम है। सुधीर जी, आपको क्या लगता है सीएम पद के लिए कौन दावेदार 3 है जिनको आप टॉप में रखना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि 1 नंबर में अरुण साव जी हैं, 2 नंबर में रमन सिंह जी हैं, 3rd में हम किसी विष्णुदेव साय जी को मैं ले सकता हूँ। ये 3 नाम मेरे जेहन में है जिनको सीएम बना सकते हैं। ठीक है, रुद्र जी, आपको क्या लगता है कौन 3 हो सकते हैं ये लोग? जी, मुझे भी लगता है कि अरुण साव का नाम ही सबसे ऊपर है, उसके बाद ओपी चौधरी को जैसा कहा गया उसके बाद है, और नहीं तो विष्णुदेव साय आदिवासियों के बीच से हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। जी तिवारी जी, क्या आपका क्या स्टेक है? आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं 3 टॉप नाम? पहले में आदिवासी चेहरा, दूसरे में पिछड़ा वर्ग का चेहरा, उसके बाद रमन सिंह का चेहरा। मुझे ऐसे लगता है 3 तरीके से यहाँ पर समीकरणों को देखते हुए वरीयता तय की जाएगी। ठीक है, तो ये चूंकि अभी भविष्य के गर्भ में है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सत्ता पर कौन काबिज होगा, लेकिन ये तमाम ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने इतने सालों तक अपने आप को प्रूव किया है, या ओपी चौधरी जैसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय में भरोसा कायम किया है आला कमान का। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को चुन लिया है, और बीजेपी उनका मुखिया किसको चुनेगी ये बहुत जल्द पता चल जाएगा।